वीडियो से बात करने वाले हैं रिस्पिरेशन के बारे में। इससे पहले मैं रिस्पिरेशन का पार्ट 1 आप लोगों से शेयर किया था। इसमें ये बताया था कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है ताकि हमको एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो इसमें हम रिस्पिरेशन, ह्यूमन रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 6 है जैव पढ़कर, जिसको इंग्लिश में आप लाइफ प्रोसेस पे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि वायु श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। यहाँ से शुरू है आपका पेज 114, इसका क्या है पेज नंबर है। क्योंकि वायु श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायु जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो मतलब कि जो रिस्पिरेशन होता है, मतलब श्वसन 2 टाइप का होता है ना, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। तो जो एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। एक होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसको अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है एरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में, मतलब कि वायवीय श्वसन के बारे में बात हो रही है। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो वायु श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो ये जो जीव वायु श्वसन कर रहे हैं तो उनको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम देख चुके हैं, अब मैं यहाँ पहुँची हूँ, हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं और अंतःकोशीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसर्जन द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसर्जन की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में परिक हो जाती है, अतः CO2 नहीं निकलती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। तो ऑल ओवर यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे पैराग्राफ में ये कहा गया है कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना या ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर निकालना, किसके जरिए से होता है? स्टोमेटा के जरिए से होता है, मतलब कि रंध्र, पौधों में रंध्र पाया जाता है, उसके जरिए से गैसों का आदान प्रदान पौधे करते हैं। अब पौधे जो क्या करते हैं कि दिन के टाइम पर पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो दिन के टाइम पर पौधे क्या करते हैं? CO2 को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो CO2 का इस CO2 और O2 का आदान प्रदान वो किस तरीके से करते हैं? रंध्र के जरिए से करते हैं, स्टोमेटा के जरिए से करते हैं। लेकिन रात के समय में उनको फोटोसिंथेसिस करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है ना। तो रात के समय में तो सनलाइट होती नहीं है, तो रात के समय पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जब पौधे रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो वो CO2 नहीं लेते हैं और O2 ने बॉडी से नहीं निकालते हैं, बल्कि इसका उल्टा करते हैं। रात के टाइम पे पौधे O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 ने बॉडी से निकाल देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पौधे उससे क्या करते हैं? CO2 अपने बॉडी से निकालते हैं, O2 लेते हैं, दिन के उल्टे एकदम कर देते हैं वो लोग। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जीव जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में भी ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो ऑल ओवर यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक के पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। तो ये जंतु होते हैं, उनको पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए ऑर्गन्स मौजूद होते हैं ना। जैसे कि हम ह्यूमन से तो हमारे अंदर लंग्स पाया जाता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, फिर लंग्स से एल्वेलाई में जाता है वो, फिर बॉडी के सारे बॉडी के अंदर वो फैल जाती है ऑक्सीजन, फिर बॉडी से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसी एल्वेलाई के ज़रिए से हमारी बॉडी के बाहर, वो लंग्स के ज़रिए से वो हमारी बॉडी से फिर बाहर निकल आती है। तो जंतुओं में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान करने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ या भिन्न प्रकार के अंग होते हैं। जो स्थलीय जीव होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर से
जो इनका एटमॉस्फेयर है उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। बट जो जलीय जंतु होते हैं जैसे कि फिश वगैरह होती है जो पानी के अंदर रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो तो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेती हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो जीव, यहाँ से देखते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलीय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए देखिए यहाँ तक हमें पहुँचे, आप लोग भी अपनी बुक में देखिएगा। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थिर जीवों की अपेक्षा क्या होती है, द्रुत होती है, मतलब कम होती है। कहने का मतलब का ये है कि जलीय जीव होते हैं जल में घुली ऑक्सीजन को लेते हैं, जो ऑक्सीजन जल में घुली हुई होती है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, जल में मिली ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा के मुकाबले में कम होती है। तो जीवों में श्वास की जो दर है, जलीय जीव में श्वास की दर है वो भी कम होती है स्थलीय जीवों के मुकाबले। रेट और इंस्पिरेशन क्या होता है, वो कम होता है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे कुलुम तक पहुंचाती है, जहां विलीय ऑक्सीजन रुधिर ले जाता है। तो मछली क्या करती है, अपने मुंह के द्वारा जल लेती है। हमने क्या कहा, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब कि मछली लोग जल को लेती हैं जिसके जरिए से उनको ऑक्सीजन मिल जाती है ना। तो जल में विलीय हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने मुंह से वो लेती है ना, और फिर उसको क्लोम तक पहुँचाती है, मतलब गिल्स तक पहुँचाती हैं। जैसे कि हम लोग में लंग्स होता है वैसे मछलियों में गिल्स होता है, गिल्स को हिंदी में कुलोम बोलते हैं। ठीक है, मुंह से उन्होंने वाटर को लिया, वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई थी, फिर वो कहाँ गया, जब वो कुलोम तक, गिल्स तक गया। ठीक है, जहाँ विलीय ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। तो उस वाटर में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसको कौन ले जाता है, वहाँ से ब्लड लेकर चला जाता है। स्थलीय जीव शोषण के लिए, देखिए यहाँ पहुँचे हैं, आपको भी मिल गया होगा। स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा शोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है। तो जो ऑक्सीजन बहुल वायुमंडल के संपर्क में रहता है, तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब यह है कि जो स्थलीय जीव होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, स्थल पे रहते हैं, वो शोषण के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित होती है, तो मतलब कि अलग अलग जीव में ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को अवशोषण करना के लिए अलग अलग टाइप के अंग हैं। ऐसा नहीं जैसे मनुष्य में है वैसे सब में होगा, यह इनका कहने का मतलब है। और जो सतही जो क्षेत्रफल होता है, इन अंगों का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। तो ये जो सतह है, मतलब कि हमने क्या बताया कि अलग अलग जीवों में भिन्न अंग होते हैं ऑक्सीजन को अवशोषण करने के लिए वायुमंडल से। ठीक है, तो ये जो अंग होते हैं ये कैसे होते हैं, जो सतही क्षेत्रफल होता है कैसा बड़ा होता है ताकि अच्छे से ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो सके। अब ये जो अंग होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, पतले होते हैं, नाजुक होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये शरीर के अंदर व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में लंग्स है, तो लंग्स कैसे है, एक केज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एक केज होती है, उसके अंदर लंग्स फिट होता है, फिर उसके अंदर जाते हैं तो एल्वेओलाई पाई जाती है जहाँ से ऑक्सीजन को कैपिलरीज लेके चली जाती हैं बॉडी के सारे भागों में, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर भी जाता है ना। तो ये सब क्या है, बॉडी के अंदर एक केज के अंदर पसलियाँ जो होती है ना उसके अंदर होता है लंग्स, ताकि वो अच्छे से क्या कह सकते हैं, सुरक्षित रह सके। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने की एक क्रिया विधि होती है। तो यही मैंने बताया आपको, एक क्रिया विधि होती है वायु के अंदर और बाहर होने की, जिसको आप आगे भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए और अधिक जानने में क्या लिखा हुआ है, ये तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुसफुसी बीमारियों और कैंसर के फुसफुसी बीमारी मतलब लंग्स की बीमारी
अन्य रूपों के लिए भी एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुक्त कैंसर घटनाएं बढ़ती हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जागरूक करने के लिए कि सिगरेट वगैरह, तंबाकू वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे बहुत सारी बीमारियाँ, कैंसर वगैरह हो गया, हो सकती हैं और होती ही हैं, और तो इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ेंगे। देखिए कि मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा जाती है। नासा द्वारा जाने वाली मार्ग में पश्चिम महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा अन्य अशुद्धियों से रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रकार में सहायक होती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए उन्हें क्या कहा कि मनुष्य के अंदर जो ऑक्सीजन जाती हम सांस लेते हैं वो कहाँ से घुसती है बॉडी के अंदर, वो घुसती है हमारी बॉडी के अंदर नासा द्वार से। ठीक है, ये नासा द्वार से घुसती है बॉडी के अंदर। ये इंग्लिश में आप देखेंगे कि ये नोज है, नोज से हमारी बॉडी के अंदर ले जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, महीन में छोटे छोटे बाल होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपके नोज के अंदर महीन में छोटे छोटे बाल उपस्थित होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी धूल गर्दे होते हैं हमारे सांस जब लेते हैं उसमें जो भी धूल गर्दे होते हैं तो वो क्या बाल क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पकड़ लेते हैं, वो सब बाल में फंस जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो अशुद्धियाँ नहीं रहती हैं उसमें। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रकार में सहायक होती है। अब इस मार्ग में नोस्ट्रिल के इस नासा द्वार के मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, म्यूकस की परत होती है। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसकी परत होती है जो इस कार्य में सहायक होती है। इस कार्य को करने में मतलब कि ऑक्सीजन से अशुद्धियों को निकालने में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होता है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायुमान निपतित ना हो। देखिए जो अब यहाँ से जो वायु हमारी है वो कहाँ पहुँच जाएगी, फुसफुस में पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस पहुँच जाएगी। कंठ देखिए आपकी बुक में फिगर में कंठ लिखा हुआ है ना, तो नासा द्वार से कोई भी हमने सांस लिया, ऑक्सीजन नासा द्वार से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगी, फेरिंग्स से। देखिए यहाँ पे ग्रसनी लिखा हुआ है ना, और देखो ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं और ट्रंक को इंग्लिश में बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, कंठ को इंग्लिश में लैरिंग्स बोलेंगे और ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स बोलेंगे। तो नासा द्वार से हमने सांस लिया, वो ऑक्सीजन अशुद्धि रहित हो गई। अशुद्धि रहित होने के बाद वो देखिए यहाँ से दांत से होते हुए, फिर ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए यहाँ तक पहुँची, कंठ तक पहुँची। उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, हमारे लंग्स के अंदर पहुँच जाती है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले में अब देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स लैरिंग्स, लैरिंग्स से नीचे लिखा हुआ है ट्रैकिया एंड देन लंग्स। तो ऑक्सीजन को हमने नोज से लिया, इंग्लिश वाले में आप देख सकते हैं फिगर में, ऑक्सीजन को हमने नोज से लिया, वो फेरिंग्स होते हुए यहाँ पहुँची। वो ऑक्सीजन कहाँ पहुँची, सबसे पहले नासा द्वार से होते हुए फेरिंग्स से पहुँची, फेरिंग्स होते हुए वो पहुँची लैरिंग्स में मतलब कंठ में, फिर ट्रैकिया आ जाएगा रास्ते में, आपके मुँह थोड़ा सा कम दिया था, ट्रैकिया आ जाएगा आपके रास्ते में। फिर ट्रैकिया मतलब कि श्वास नली, ट्रैकिया मतलब श्वास नली, आपके बुक के फिगर में भी हिंदी में देखिए दिया हुआ है ये श्वास नली ट्रैकिया। फिर ट्रैकिया आ जाएगा, फिर वहाँ से वो लंग्स में पहुँच जाएगी हमारी ऑक्सीजन। तो नासा द्वार से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगी, हमारे लंग्स के अंदर पहुँच जाएगी। हमारी क्या पहुँच जाएगी, जो हमने सांस ली हमारी वायु। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि देखिए नॉस्ट्रिल जो होता है, देखिए जो नासा द्वार है, नासा द्वार को इंग्लिश में हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं ना। नॉस्ट्रिल ऑक्सीजन के इंटेक करने के लिए होती है, एयर को इंटेक करने के लिए होती है। अब जैसे ऑक्सीजन क्या बोले, हम एयर बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो एयर जाती है इसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें और भी चीज़ें मिली हुई होती हैं। जैसे कि हमने जो एयर को लिया अपनी बॉडी के अंदर, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कुछ और भी गैसेस वगैरह होती हैं, सिर्फ ऑक्सीजन आप नहीं बोल सकते। तो नासा द्वार मतलब कि नॉस्ट्रिल, इंग्लिश में नॉस्ट्रिल बोलेंगे, ये ऑक्सीजन के एयर को इंटेक करने के लिए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम आएंगे तो आपको मिल जाएगा फेरिंग्स मिल जाएगा, जिसको हमने क्या कहते हैं, ग्रसनी बोलेंगे, आपकी बुक में ग्रसनी दिया, इंग्लिश में उसको फेरिंग्स बोलते हैं। ये भी एक पैसेज होता है एयर को, मतलब कि कॉमन पैसेज होता है एयर के लिए भी और फूड के लिए, मतलब ये ऐसा पैसेज है जहाँ से फूड भी जाता है और एयर भी जाती है।
उसके बाद लैंगिक्स आ जाएगा। लैंगिक्स को, लैंगिक्स मतलब कंठ, आपकी बुक में कंठ दिया है, यहाँ इंग्लिश वाले ने देखिए लैंगिक्स दिया है, इसको हिंदी में कंठ बोलते हैं। जो कंठ होता है इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं ना, जहाँ से साउंड का जनरेशन होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करने के लिए ये हेल्प करता है। इसके बाद आप देखिएगा, अब आगे आएंगे आप मेरे, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश वाला अगर फिगर देखते हैं, इंग्लिश वाले फिगर में देखिए एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस समझ लीजिए कि जो हवा वाली पाइप होती है हमारी बॉडी के अंदर ना, जो एयर हम लिए हैं, हवा वाली जो पाइप होती है, उस पाइप के अंदर फूड को खाने को जाने से रोकता है एपिग्लॉटिस। फिर देखिए आप आगे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आगे आ जाइए, श्वसनी एंड श्वसनिका। श्वसनी को ब्रोंकियाई बोलेंगे आप, और श्वसनिका को ब्रोंकियोस बोलेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में ब्रोंकस लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में आप श्वसनी बोलेंगे, और नीचे ब्रोंकियोस लिखा है, जिसको हिंदी में आप श्वसनिका बोलेंगे। ब्रोंकियोस मतलब श्वसनिका, जो आपके हिंदी वाली फिगर में दिया है, ब्रोंकस मतलब हो गया श्वसनी। पसलियाँ लिखा हुआ है तो पसलियाँ मतलब लिप्स, फुसफुस मतलब लंग्स, डायफ्राम को डायफ्राम लिखा गया है। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि मुंह से हमने सांस, जब हमने नासाद्वार से जब एयर हमारी बॉडी के अंदर इंटर हुई, तो ग्रसनी से, फैरिंग्स से होते हुए, कंठ से होते हुए, मतलब कि कंठ को इंग्लिश में क्या बताया था? लैरिंग्स। कंठ से होते हुए, और फैरिंग्स से होते हुए, लैरिंग्स से होते हुए, कंठ से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रही हूँ सबका, होते हुए फिर कहाँ पहुँचेगी? वो लंग्स में पहुँचेगी ना। अब लंग्स में पहुँचने के बाद यहाँ फुसफुस लिखा है, फुसफुस मतलब लंग। लंग्स के अंदर मार्ग छोटी और छोटी रेलिकॉम हो जाती है। लंग्स के अंदर जाने के बाद जो उनका मार्ग होता है ऑक्सीजन और एयर का, वो और छोटा हो जाता है, ठीक है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका मतलब एल्विलाई। तो जैसे कि जब ऑक्सीजन लंग्स में पहुंची तो लंग्स में पहुंच जाता है पायथी श्वसनी, जो इंग्लिश में ब्रोंकस बोलते हैं, एंड श्वसनिका, जिसको हम लोग ब्रोंकियोस बोलते हैं। तो हमारी जो एयर होती है लंग्स में जाने के बाद श्वसनी में पहले जाती है, ठीक है, फिर श्वसनी जो होती है आगे जाकर फिर से डिवाइड हो जाती है, बढ़ जाती है श्वसनिका में। फिर श्वसनिका के बाद ये जो श्वसनिका होती है वो आगे जाके बढ़ जाती है कुपिका में। कुपिका क्या होता है? गुब्बारे जैसा होता है। यहाँ पे आप देखिए फिगर में शो किया गया है अच्छे से, आपके हिंदी वाले में भी शो किया गया, या इंग्लिश वाले में देखिए, ये जो गुब्बारे जैसा है ये कुपिका है, मतलब कि एल्विलाई। कुपिका कैसा होता है? गुब्बारे जैसा होता है, अंदर से खाली होता है, क्योंकि इसके अंदर हवा आती है ना, जो हम सांस लेते हैं वो इसके अंदर आता है। इसके अंदर देखिए चारों तरफ नीला नीला और लाल लाल रेशे जैसा आपको दिख रहा है, ये कैपिलरीज है, यही ऑक्सीजन को अवशोषण करती है, अल्वेलाई से अपनी बॉडी के अंदर लेकर चली जाती है। तो कुपिका कहते हैं ना। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिनियों का विस्तृत जाल होता है। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, जब श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती हैं? ऊपर उठ जाती है ना। ये जो पसली होती है, हम सांस लेंगे, आप सब कुछ आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप सांस ले रहे हैं तो आपकी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं, और जो डायफ्राम जो होता है चपटा हो जाता है ना। तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती हैं, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप वक्ष भुजिका बढ़ी जाती है, जो कैविटी होती है वो बढ़ी जाती है। इस कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं में भरी जाती है। अब हमने क्या कहा कि हमें बताया कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है, वो हमारी जो पसलियाँ हैं ऊपर उठ जाती है, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। हमने सांस लिया नासाद्वार से, ग्रसनी से होते हुए, कंठ से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, वो लंग्स में पहुंची हमारी जो एयर थी। फिर वहाँ पे श्वसनी पाई जाती है लंग्स के अंदर, वो श्वसनी में एयर गई, फिर श्वसनी आगे जाते हैं, फिर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, आप समझ लीजिए। फिर वो एयर श्वसनिका में गई, फिर श्वसनिका आगे जाके कुपिका में डिवाइड हो जाएगा, फिर एयर सब जो कुपिका में चलेगी। कुपिका कैसा था? बैलून जैसा था, खाली एयर, खोखला, सारी एयर उस कुपिका के खोखले हुए जगह में भर गई ना, सारी कुपिकाओं के अंदर वो हवा भर गई। विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती हैं। रुधिर शेष शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो क्या हुआ?
कि जो चारों तरफ जो कुपियों के चारों तरफ कैपिलरीज पाई जाती है ना, तो कैपिलरीज पाई जाती हैं। चुनी आता है, एक सेकेंड। हाँ, तो जो कुपिकाएं उस चारों तरफ कैपिलरीज पाई जाती हैं, उसके अंदर एयर थी ना, तो क्या हुआ कि कुपिकाओं से जो ऑक्सीजन थी वो कैपिलरीज के ज़रिए से पूरे बॉडी में पहुंचा दी जाती है। फिर जो पूरी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है वो आती है, और वो आती है कहाँ जाती है, फिर कैपिलरीज के अंदर चली जाती हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि जब हमने लिया कुपिकाएं इस प्रकार वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है ना, यहाँ तक हुआ कि कुपिकाएं भर जाती हैं वायु से। अब कुपिकाओं के चारों तरफ जो कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो रेशे दिख रहे हैं, इस रेशों से ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है और बॉडी के चारों तरफ फैला दी जाती है। और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन्हीं रेशों के जरिए से आती है कुपिकाओं के पास, कुपिकाओं में भरी जाती हैं, और फिर वो हम जब एक्सहेल करते हैं हमारे लंग के जरिए से वो बॉडी के बाहर निकल आती हैं। श्वास चक्र समय जब वायु अंदर बाहर होती है, फुसफुस सदैव वायु को अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर धूम्रपान के बारे में दिया हुआ है। आप जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने फिगर फिर शो किया गया है एल्विलाई का, मतलब कि कुपिका का देखिए फिगर मैंने शो किया है गुब्बारे जैसा, इसी के अंदर हवा आके भर जाती है और फिर इसकी चारों तरफ जो कैपिलरीज पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। कैपिलरी जो पाई जाती है, कैपिलरी नेटवर्क लिखा हुआ है ना, इसी के जरिए से ऑक्सीजन पूरी बॉडी के बाहर बॉडी फैल जाती है और इसी कैपिलरी के जरिए से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इसी कैपिलरी के जरिए से एल्विलाई के अंदर घुस चली जाती है, कुपिका के अंदर चली जाती है और फिर लंग्स के जरिए से जब एक्सहेल करते हैं तो बॉडी से ये बाहर निकल आती है। तो जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है। तो विसरण से हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन का अवशोषण होता है ना, कैपिलरीज क्या करती है, अवशोषण होता है, विसरण होता है। विसरण मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होगा, डिफ्यूजन जो होता है ज़्यादा का कम की ओर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, कम की ओर ज़्यादा का कम की ओर डिफ्यूजन का होना, मतलब कोई चीज़ है एक जगह पर ज़्यादा है एक जगह पे कम है, तो ज़्यादा वाली चीज़ कम की तरफ जाएगी, इससे कहते हैं डिफ्यूजन। तो अवशोषण के जरिए से होता है ना, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त होता है, उसकी दक्षता कम हो जाती है, फुसफुस की वायु से शोषण ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों को पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन कमी होती है। तो कहने मतलब है जैसे शरीर का आकार बढ़ता है ना, वैसे ये विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो मैंने भी बताया आपको, वो अपर्याप्त होता है, पर्याप्त नहीं होता है, मतलब कि वो अकेला काम नहीं कर पाता है पूरे शरीर में, बॉडी में, पूरे शरीर में हर कोनों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि एक श्वसन वर्णक पाया जाता है हमारी बॉडी में, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और पूरी बॉडी के ऊतकों का उसको पहुंचा देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुँचाने का काम करता है, जिनमें ऑक्सीजन की पहुँचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन कमी में, जहाँ ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जाकर ऑक्सीजन से हाथ मिला लेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा, फिर पूरी बॉडी में जहाँ भी ऊतकों की कमी होगी वो उसको पहुँचा देगा। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंदूक रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कोशिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारी रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। तो ये रुधिर बताया कि हीमोग्लोबिन होता है, ये वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है। वर्णक मतलब पिगमेंट, और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे आरबीसी से पाया जाता है। जैसे ब्लड होता है हमारा, तो ब्लड में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, तो आरबीसी में पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जल में अधिक विलेय होती है, इस चीज़ का परिवहन हमारे शरीर में रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।
तो ये मेरी वीडियो थी डिस्पिरेशन पर। आई होप आपको पसंद आएगी। इसके बाद हम लोग, आप नीचे देख सकते हैं, इसके बाद मानो ए वहन, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बाद आपका चलेगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।